कर लेते हैं। सो बेसिकली जैसे आपने स्टोक्स थ्योरम लिखा था, स्टोक्स थ्योरम में आपने लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट किया था इनटू द सरफेस इंटीग्रल, और यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम आपका बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है सरफेस इंटीग्रल इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये जो एफ डॉट एन आपके पास लिखा गया है, एफ डॉट एन, इसको आपने कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब यहाँ पर डीएस सरफेस पर है इंटीग्रेशन, डीवी आपने वॉल्यूम लिया है। सो अब ये कई केसेस में क्या होगा, आपको लेफ्ट साइड इजी पड़ रही होगी, कई केसेस में आपको राइट साइड इजी पड़ रही होगी। तो हमें जिन केसेस में भी हमारी राइट साइड इजी होती है तो वहां पर हम डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे। बाकी जो कंसिडरेशन है, इसके अंदर जो कंसिडरेशन है वो स्टोक्स के सेम एज स्टोक्स थ्योरम ही है। स्टोक्स में सिर्फ हमने फर्क इतना कर लिया था कि आपके पास सरफेस इंटीग्रल जब आप ऑब्टेन कर रहे थे तो उसका प्रोजेक्शन देख रहे थे ऑन टू द रीजन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर हम रीजन, एक 1 मिनट, एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं रीजन। अगेन 2 बार आपने वर्ड यूज किया रीजन। यहाँ का रीजन और जो स्टॉक्स के अंदर रीजन था, दोनों में डिफरेंस आप नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर हम वर्ड मार्क करते हैं सॉलिड रीजन, एंड सॉलिड रीजन मीन्स वी टेक द वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड रीजन मीन्स वी कंसीडर वॉल्यूम, और रीजन सिंपल वी कंसीडर द एरिया। तो ये 2 वर्ड्स में आपको बड़ा जो है कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो, तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएंगे। जब भी हम वर्ड यूज करेंगे सॉलिड रीजन, इट मीन्स वी कंसीडर वॉल्यूम, और जब भी वर्ड यूज किया जाएगा केवल रीजन, इट मीन्स वी कंसीडर ओनली एरिया। जैसे यहाँ पर राइट में आपने वॉल्यूम इंटीग्रल इंडिकेट किया है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक जो रीजन आपको सरफेस तो आपका सेम ही रहेगा, जैसे आपने स्टॉक्स में लिया सेम वैसे ही आपको 3 डायमेंशनल सरफेस मिलेगा। ओरिएंटेबल सरफेस आपने कंसीडर किया है सेम एज जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ उसका ओरिएंटेशन आपने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब सिंपली नॉर्मल आउटवर्ड यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर्स आपको सरफेस पे कंसीडर करने हैं। अब वो सरफेस जो आपके पास है वो रीजन इनक्लोज कर रहा होगा, नॉट ओनली रीजन, सॉलिड रीजन। अब सॉलिड रीजन का मतलब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर सरफेस के तौर पर आप अगेन कंसीडर योर रूम। आप अपने रूम को कंसीडर कर लीजिए। जब हम एस की बात कर रहे हैं, एस क्या हो गया, बेसिकली आपके रूम का जो फ्लोर है, जो 4 साइड से वॉल्स हैं आपके रूम की, ठीक है, दिस इज बेसिकली द सरफेस। और जब हम सॉलिड रीजन की बात करते हैं, सॉलिड रीजन का मतलब हो गया कि जो आपके इस रूम के इनसाइड जो स्पेस है, जिसके अंदर आप बैठे हैं या जो भी आप कोई काम कर रहे हैं, जो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, जो उसका वॉल्यूम आ रहा है, दैट इज द सॉलिड रीजन ऑफ योर रूम। तो एस आपका क्या हो गया, बाउंड्री। ठीक है, जो आपकी फ्लोर हो गया, वॉल्स हो गई। अगर आप नीचे से भी कंसिडर करना चाहते हैं उसको, तो आप उसको रूफ, सॉरी, टॉप से आपने रूफ ले रखा था, बॉटम से भी आप कंसीडर करना चाहते हैं, फ्लोर भी कंसीडर कर सकते हैं, तो वो आपके पास सरफेस हो गया। और उसके अंदर इंक्लोज्ड जो आपका रीजन है, जो सॉलिड रीजन है, दैट इज द वॉल्यूम। सो ये आपने एक सॉलिड रीजन डी इन R3 कंसीडर कर लिया है। सिंपल वे, एफ इज कंटीन्यूअस वेक्टर फील्ड। ठीक है, हुज कंपोनेंट्स आर कंटीन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर मैंने पहले ही वर्ड यूज कर दिया, कंटीन्यूअस वेक्टर फील्ड आपके पास दिया है। Then your surface integral can be written in the form of volume integral. अब इसका एप्लीकेशन बेसिकली केवल मुझे यहाँ पर बताना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, ये किसी का माइक ऑन है? हेलो, विशाल? यस सर। अपना माइक सॉरी सर। एक्चुअली कई बार क्योस इस तरह से क्रिएट होता है तो चीजें फिर काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, अगर आपको कुछ बोलना है आप आराम से उसको बोलिए, माइक ऑन कीजिए, फिर इसके बाद आप उसको क्लोज कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 बहुत सिंपल है। आप इसको सरफेस में भी कर सकते हैं, आप इसको वॉल्यूम में भी कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 1 इसमें आपको केवल डिस्कस कर लेता हूँ और मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप इसको अगर चाहें तो आप इसको वॉल्यूम में भी करें और सरफेस में। हम केवल यहाँ पर इसको वॉल्यूम में कर रहे हैं बिकॉज हम केवल यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। This is the given vector field. S is the surface of the tetrahedron bonded by the plane. Tetrahedron आप ये बनाना जानते हैं क्यों भाई? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। यस सर। हाँ, तो ये आपके पास जो टेट्राहेड्रॉन बनेगा यानी ये जो प्लेन आएगा एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, उससे जो टेट्राहेड्रॉन फॉर्म हो रहा है दैट इज द प्रिज्म। आपने जो प्रिज्म कंसीडर कर लिया वो आपके पास जो सॉलिड रीजन आपका है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, वो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे फॉर द इंटीग्रेशन विद द यूनिट आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन। सो एन का हमें कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि हम इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या डाइवर्जेंस थ्योरम आप वर्ड यूज कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ चीजें। सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना वी हैव डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल। दिस इज द डी, डी इज सॉलिड रीजन, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। ये आप लिख लेंगे, इसको एक इक्वेशन का नाम दे देना। फिर इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो राइट साइड में आपकी क्वांटिटीज हैं उनको आप यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका अब रह जाता है, आप इवेल्युएट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ। एंड हाउ वी डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ एफ? del if f is ui plus bj plus wk, then divergence of f can be defined as del u over del x plus del v over del y plus del w over del z। ये कैसे आया था आप लोगों को अच्छे से ही पता है, ये del डॉट f। जब आप डॉट लेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। आपका डाइवर्जेंस आ गया। अब इसके बाद पहला काम आपने डाइवर्जेंस निकाल लिया, इसने भी यही किया है, डाइवर्जेंस निकाल लिया यहाँ पर। इसके बाद अब आपका सबसे बड़ा काम आता है दिस सॉलिड रीजन डी। आप अपने सॉलिड रीजन डी को लिखें और ये सॉलिड रीजन डी आपको आपके सरफेस से आपको मिलेगा, जैसा यहाँ पर इसने इंडिकेट किया है। एस इज द सरफेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बॉन्डेड बाय द प्लेन दिस एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो ये जो प्लेन है आपके पास एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, दीज आर द बेसिकली सरफेस, ठीक है। और उसके अंदर का जो पार्ट है, जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी रूम का एग्जांपल दिया था, योर फ्लोर, रूफ एंड द वॉल्स आर द बेसिकली सरफेस एंड इनसाइड द रूम जो आपका स्पेस है दिस इज बेसिकली द सॉलिड रीजन। तो इसके अंदर भी सेम यही कॉन्सेप्ट होगा। सो आप पूरा डी यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल में हैं। अब सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 12 में वॉल्यूम इंटीग्रल आपने कैसे प्रोसीड किए थे, आप वहां पर पहुंच जाएं। तो भाई हमें ये टेट्राहेड्रॉन से वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले काम तो हम क्या करें, जेड सिंपल कंसीडर कर लें। तो सबसे पहले आप डी लिख दो, डी इज द सॉलिड रीजन। आप अपनी लैंग्वेज में लिखना जिससे कि आपको समझ आए। सॉलिड रीजन बॉन्डेड बाय टेट्राहेड्रॉन, या इनसाइड द टेट्राहेड्रॉन लिख सकते हो। जो भी लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे आप उस तरह से लिखिए। इनसाइड द टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन बॉन्डेड बाय x plus y plus z equals to 1 and coordinate planes। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म। अब आपका क्वेश्चन आ जाता है जो आपने इंटीग्रेशन किया है उसके अंदर। तो भाई अब इसको कैसे लिखेंगे हम वहां पर, क्यों भाई इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले तो इस डी को आप क्या कर लो, जेड सिंपल कंसीडर कर लो। डी एच जेड सिंपल, जेड सिंपल में कैसे कंसीडर करते थे भाई?
कि लोअर बाउंडेड किससे है और अपर लोअर बाउंडेड बाउंडेड? सरफेस जो आपका सॉलिड रीजन डी है वो लोअर बाउंडिंग सरफेस एंड द अपर बाउंडिंग सरफेस, ठीक है। सो व्हाट इज द लोअर बाउंडिंग सरफेस फॉर दिस टेट्राहेड्रॉन? भाई इस टेट्राहेड्रॉन के लिए लोअर बाउंडिंग सरफेस क्या होगा? या लोअर Z इक्वल्स टू 0। z इक्वल टू जीरो, प्लेन सिंपल। क्योंकि आपका जो प्रिज्म है, मैंने इसीलिए आपको कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको एक विजुअलाइजेशन आपके सामने हो। प्रिज्म में आपके पास जब आप इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ अटैच कर लेंगे, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, तो आपके पास फिर जो बॉटम है वो जेड इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो लोअर बाउंड्री या बाउंडिंग सरफेस जो भी आप कहें, आपकी चॉइस है, जेड इक्वल टू जीरो या लोअर लिमिट कह सकते हो। व्हाट इज द अपर वैल्यू? अपर कैसे मिलेगी? जेड इक्वल टू वन माइनस एक्स माइनस वाई। यस सर। ये जो आपका प्लेन दिया है, इसमें क्या किया, इसको आप भूल जाइए, आप अपने हिसाब से कीजिए, केवल जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ये आपका जेड आ गया। अब क्या करते थे हम भाई वहां पर, अब हमें देखना है इसका प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इस प्रिज्म का, ये जो प्रिज्म आपने लिया है, जो टेट्राहेड्रॉन लिया है, उसका प्रोजेक्शन आप देखिए एक्स वाई प्लेन पर। तो प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स वाई प्लेन क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, तो ये आपके पास आ जाएगा एक ट्राइंगल, ठीक है, विच इज कंस्ट्रक्टेड बाई द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, ठीक है। और कोऑर्डिनेट प्लेन्स की वजह से ये जीरो जीरो हो गया। अब इसको हम यहाँ पर फिर टैकल कर लेंगे कि भाई एक्स सिंपल और वाई सिंपल आप ले लीजिए, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिंपल। तो अगर आपने स्टेप इस तरह से लिए तो यहाँ पर y की वैल्यू आप लिख देंगे जीरो एंड y अबव वैल्यू इज गोज फ्रॉम सॉरी y वैल्यूज गोज फ्रॉम जीरो टू वन माइनस एक्स एंड x फिर कहाँ से मूव कर रहा होगा, यानी ये जो स्ट्रिप है वो स्लाइड कहाँ से कहाँ तक कर सकती है, जीरो से x इक्वल टू वन। तो अब देखिए यहाँ पर आके आप, ठीक है भाई, ये वैल्यू तो आपको डाइवर्जेंस की मिल गई। अब आपको डीवी लिखना है। डीवी के लिए सीक्वेंस आपको पता ही है, आपने सबसे पहले जेड लिखा, ये जेड आ गया। इसके बाद अब आपके पास एक्स और वाई रह गया, ठीक। अब आप वाई डी वाई डी एक्स लिखें या डी एक्स डी वाई लिखें, दिस इज योर चॉइस। आप जो स्ट्रिप ले रहे हैं इसको वर्टिकल सिंपल लेना है या हॉरिजॉन्टल सिंपल लेना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं इसने वन माइनस एक्स लिखा है आप वही लिखे, आप वन माइनस वाई लिखिए, यहाँ पर डी एक्स लिखिए, फिर अगले डी वाई लिखिए। आप स्किप कर दो इसे। यस सर। यस। अब मैं करता हूं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एग्जाम्पल तो आप वहां से छाप लेंगे। ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ इसको बाइंड अप करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज इसमें अच्छी एक ये भी है कि यहाँ से आपको चैप्टर नंबर 13 के अंदर से स्टॉक्स डाइवर्जेंस से कम दोनों में से एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा, चाहे तो स्टॉक से आए चाहे डाइवर्जेंस आए, हो सकता है कि दोनों से ही आपको मिल जाए। और बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस हम करते हैं, इसके बाद भी दो क्वेश्चन हमें यहाँ मिलेंगे। चलिए, जो क्वेश्चन अभी मैं आपको यहाँ बता रहा था, सेम प्रॉब्लम अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के बजाय क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल भी नहीं छूटेगा और क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये है एक्सरसाइज नंबर, ये क्या एक्सरसाइज नंबर 13.7 डाइवर्जेंस थ्योरम। और कई बार इसको यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं गॉस थ्योरम, कई जगह पर ये आपको और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम,
तो ये किसी भी नेम से इस तरह से अगर आपको लिखा मिलता है, इट मीन्स हम केवल डाइवर्जेंस थ्योरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों नाम, अगर यहाँ पर देखिए गॉस डाइवर्जेंस दोनों कंबाइंड आ गए तो नो प्रॉब्लम, आप उसको समझ जाएंगे कि डाइवर्जेंस है। सिंपल डाइवर्जेंस आया तब भी ठीक है, अगर गॉस आता है इट मीन्स अगेन डाइवर्जेंस थ्योरम। हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं इसको लिख ही देता हूँ, डाइवर्जेंस थ्योरम एस एफ डॉट एन डी एस रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डी, और आप मैंने बी लगाया था, बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप यहाँ पर बी नहीं दे सकते। दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 4 में दिया है, पहले तो अच्छा क्वेश्चन ऊपर से पढ़ लीजिए। वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ एंड सॉलिड डी given in problem 1 to 4. Assume n is the unit normal vector pointing away from the origin. Pointing away from the origin. It means outward यहाँ पर इंडिकेट करने की कोशिश की है इन्होंने। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है डाइवर्जेंस थ्योरम को। हम पहले वॉल्यूम सॉल्व करेंगे, देन फिर सरफेस इंटीग्रल भी ऑब्टेन करेंगे और दोनों को शो करेंगे कि बोथ वैल्यूज आर सेम, इट मींस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। सो फंक्शन आपको गिवन है, एफ इज 3xi प्लस 5yj प्लस 6zk। ठीक है, और आपको डी यहां पर गिवन है, डी सॉलिड रीजन, टेट्राहेड्रॉन बॉन्डेड बाई प्लेन और प्लेट। इसने एक वर्ड यूज, अच्छा प्लेन से यूज किया, ओके मुझे लगा एक वर्ड यूज किया, एक प्लेट। अगर प्लेट भी यूज करेगा देन अगेन स्टिल द सेम थिंग, प्लेन 2x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 4 एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, ये आपको सॉलिड रीजन डी दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, वी हैव डाइवर्जेंस थ्योरम surface integral f dot n ds is f dot n ds is d divergence of f dv। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम पहले राइट साइड को यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि मैं राइट को पहले कर रहा हूं तो आपको राइट ही करना है, आपको जो मन आए आप। एक बेटर वे ये है किसी भी प्रॉब्लम में मिस्टेक्स कम से कम हो, कि आप जब भी कहीं डाउट आपको किसी भी चीज में अगर लगे स्पेशली, तब आप एक इक्वेशन कॉल कर लीजिए और उसके एक एक पॉइंट को सेपरेटली आप सॉल्व करिए, और जब सारी चीजें आप सॉल्व कर लें देन उनको उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उसको एक साथ समराइज कर लीजिए। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले भी डाइवर्जेंस फाइंड कर रहा हूँ। दिस इज गिवन बाई डेल डॉट एफ। व्हाट इज द डेल? डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के डॉट एफ कितना है आपका भाई? 3xi प्लस 5y प्लस 6z। इस पे अप्लाई करिए ये वैल्यूज। सो दिस इज द डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 3x प्लस डेल ओवर डेल ऑफ डेल y ऑफ 5y प्लस डेल ओवर डेल z ऑफ 6z। सो
this is the 3 plus 5 plus 6, 8 plus 6 is 14. ठीक है, now solid region D. Consider DH, मैं सेम वही लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहा हूँ जो आपने अपने इंटीग्रेशन के लिए यूज की थी. कंसीडर DH जेड सिंपल. जैसे ही आपने इसको जेड सिंपल लिया तो भाई आपके पास क्या आएगा, लोअर बाउंडिंग सरफेस या लोअर बाउंड्री, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं तो कितना आ जाएगा, z इक्वल टू 0. एंड व्हाट इज द अपर बाउंड्री, क्या प्लेन है भाई आपका, z इक्वल टू 4 4. माइनस 2x माइनस 5. ठीक है, अब Yes. Yes, sir. नाउ टेक द प्रोजेक्शन ऑफ, नाउ टेक प्रोजेक्शन ऑफ टेट्राहेड्रॉन और S, जो भी आप लैंग्वेज यूज करें, टेट्राहेड्रॉन और ब्रैकेट में मैं मेंशन कर देता हूं और S ऑन टू XY प्लेन. सॉरी, इट्स नॉट S, क्योंकि S हम ले लेंगे तो सरफेस हो जाएगा. ठीक है, तो मैं S नहीं लिख रहा हूं. बेसिकली हम सॉलिड रीजन है, हमारे पास सेम आएगा, प्रोजेक्शन सेम आएगा, लेकिन एक जो लिखने का मीनिंग है वो आपका बदल जाएगा, क्योंकि हम अब सरफेस के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उस होल सॉलिड रीजन का प्रोजेक्शन टेक कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर नाउ टेक द प्रोजेक्शन ऑफ टेट्राहेड्रॉन ऑन टू XY प्लेन. यहाँ पर सॉलिड D आप लिख लीजिए तो चलेगा, सॉलिड D. स्पेलिंग गलत हो रही है भाई. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन बताइए भाई. 2x plus y equals to 4. 2x plus y equals to 4. ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, देन आई थिंक दिस इज द 2x plus y equals to 4. यही आएगा ना, एक Yes, ट्रायंगुलर sir. रीजन. Yes, sir. व्हाट इज दिस वैल्यू, 2,0 and this value is 0,4. Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर आप अगेन either you can consider the vertical simple or horizontal simple, this is yours choice. आप जैसे भी इसको कंसीडर करें, सपोज मैं मान लेता हूं इसको मैंने वर्टिकल सिंपल ही ले लिया है. So what is the length of this strip, y equals to 0 and this is y equals to 4 minus 2x. तो अब ये स्लाइड कितना कर सकती है, x equals to 0 to x equals to 2. Hence limits y equals to 0 to y equals to 4 minus 2x. And what is the limit for x, 0 to 2. Hence d divergence of f dv, it's not dot, sorry. ठीक है, what is the divergence, 14.
एंड dv। अब भाई यही चीजें तो बस बची हैं केवल लिखने को। पहले किसकी वैल्यू रखूं? z सिंपल लिया है तो पहली वैल्यू आएगी z की, z इक्वल टू 0 एंड दिस गोज अप टू 4 माइनस 2x माइनस y dz। अब आपने क्या लिया है? y इक्वल टू 0 टू 4 माइनस 2x, तो यहाँ पर आपका आ गया dy। अब यहाँ पर कितना है आपका? x इक्वल टू 0 टू 2, तो यहाँ पर आपका आ गया dx। आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी भी सॉल्व करूं? बताओ। सर सॉल्व तो कर लेंगे बट फिर वेरीफाई कैसे करेंगे? चलिए थोड़ा सा मदद करना है, मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, मैं Yes, sir, हम भी कर सॉल्यूशन रहे हैं। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हो सकता है कि कंप्यूटेशन में कोई मिस्टेक हो गई, फिर उसको कैच करना बहुत मुश्किल है। x इक्वल टू 0 टू 2 और दिस वन इज y इक्वल टू 0 टू 4 माइनस 2x। 14 is constant, so taken out. This is simply z। ठीक है, 0 to 4 minus 2x minus y dy dx। 14 कितना आ जाएगा ये? 4 माइनस 2x माइनस 5 एंड लोअर वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे देन इट्स 0। सही है, dy dx। अब फर्स्ट इंटीग्रेशन है y का, तो 14 x इक्वल टू 0 टू 2 y इंटीग्रेशन, यानी दिस इज द 4y माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर बाई 2 एंड सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0, दिस इज द 4 माइनस 2x dx। दिस इज द 14 x 0 टू 2। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 4 माइनस 2x माइनस 2x 4 माइनस 2x माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट देन दिस इज 0, दिस 0 एंड दिस इज द 0। ओके, तो उसको मैं स्किप कर देता हूँ dx। इसको एक्सपेंड कर लूं या फिर ऐसे ही इंटीग्रेट करूं? बताओ भाई। 4 माइनस 2x एक तो मुझे अभी कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो मैं इसको दो पार्ट में भी इंटीग्रेट कर सकता हूं, और एक ये है कि भाई आप पूरा एक्सप्रेस कर लें, तो आप एक एक स्टेप अलग अलग जितने भी आपके एक्सप्रेशंस में टर्म्स आ रहे हैं उनको इंटीग्रेट कर लें। बताइए भाई, मल्टीप्लाई कर लूं? चलिए अच्छा, 16 माइनस 8। कॉमन लेके? कॉमन वाले में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और इसमें यस सर, without वो product कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए ऐसे ही करते हैं। माइनस दिस इज द 8x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। ये साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई, हमने हर एक वैल्यू करेक्टली पुट की है या नहीं। दिस इज द 16 माइनस 8x माइनस ऑफ 8x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। इस पे मैं भी ब्रैकेट लगा लेता हूँ। 16 माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, ओ सॉरी 2 4 जा 8 2 जा 16, so minus 16 of x तो इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए। 16 माइनस, इन दोनों को एक साथ कर लेता हूँ। 16x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x। कुछ मिस्टेक तो नहीं किए ना? यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये माइनस का 8 हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 8 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अब सारे सिमिलर टर्म्स एक साथ रीअरेंज कर लो। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज द 4x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x
तो -8x -8 + 16 + 8 14। अब इंटीग्रेट कर देता हूँ, 2x³/3 -8x²/2 + 8x and this goes from 0 to 2, 14. So 2/3 2³ -8/2 2² plus 8 into 2, and when you substitute lower limit then all values is 0. So 14, this is the 16/3, 4 4 16 plus 16, ठीक है, these are cancel out. So 14 into 16/3 मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 14 6 जा 224। सर 224। 4/3, ये आपके पास आ गया है डाइवर्जेंस वैल्यू। ओके, आपको क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, सरफेस इंटीग्रल भी ऑब्टेन करना है। सो सरफेस इंटीग्रल कैसे ऑब्टेन करेंगे भाई बताइए। थोड़ा सा हेल्प कीजिए पहले, फिर मैं अगले प्रोसीड करवाता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या क्या है, आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको पहले तो चीज़ें एक्सप्लेन करने की, और बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सरफेस इंटीग्रल में, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए पड़ता है। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स की थी ना, उसमें एक सिंगल सरफेस दिया था। सिंगल सरफेस का मतलब जस्ट लाइक आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज जैसे एक स्फीयर दिया था, तो स्फीयर की केवल ऊपर जो सरफेस आ रहा था वो आपको दे दिया गया, ठीक है। अब हमारे पास उस तरह का सिंगल सरफेस नहीं है, अब हमारे पास मोर देन वन सरफेस से आपका कंप्लीट जो सॉलिड है उसका जनरेशन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, अब यहाँ पर मैं पूरा फिगर नहीं बना पाऊंगा। प्रिज्म आप सब लोगों ने देखा है, उसको देखते हुए आप संभाल के उसको सपोज कीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ और थोड़ा आप खुद से समझिए। ठीक है, एक सरफेस तो ये हो गया, मीन्स एक फेस आपका इस टेट्राहेड्रॉन के अंदर। ये वो सरफेसेस हम यहाँ पर बना रहे हैं जो आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स आपको दिए गए हैं। And one more,
ठीक है, ये 3 फेसेस आ गए हैं और एक फेस अभी भी बचा हुआ है जो यहाँ पर हमने नहीं बनाया है, एंड दिस वन इज, इसको मैं अलग बना देता हूँ। और ये कौन सा फेस होगा भाई, समझ आ रहा है? इस तरह का ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको सेपरेटली ये फेसेस बना के ऐसे ही दिखाए थे। बताइए भाई कौन सा फेस कौन कौन सा है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड वन, हाँ अब बताइए विच इज द येलो वन। सर ये एक्स वाई प्लेन में जो फेस होगा ये वो हो गया होगा। आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स जेड प्लेन, ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन। YZ प्लेन। फिर ये क्या है भाई, एक्स वाई जेड प्लेन में जो है। एक्स वाई जेड में जो आपने सरफेस जो प्लेन बनाया था, आई थिंक दिस इज द 2x प्लस वाई प्लस Plus जेड इक्वल टू 4। अगर इक्वेशन मैंने करेक्ट लिखी है आई थिंक, तो ये वो प्लेन है जो बेसिकली यहाँ पर आपने दिख नहीं रहा आपको, जो मेन इसके फ्रंट में आएगा। प्रिज्म का जो फ्रंट फेस है, प्रिज्म का फ्रंट फेस आपका ये है, और प्रिज्म के जो एक बॉटम है जो एक्स वाई आपने बनाया है, जो आपके एक साइड में आ रहा है ये एक्स जेड है, जो दूसरी साइड में आपके पास आ रहा है जो बॉल से कनेक्ट हो रहा होगा। अगर आप सपोज करिए कि अपने रूम का एक कॉर्नर आप इसमें कंसीडर करें, उसमें अगर उस पर आप प्रिज्म को प्रेजेंट पुट करें, तो आपके पास बेसिकली जो एक बॉल के साथ में आपकी जो इसकी फेस कनेक्ट हो रही होगी प्रिज्म की, दिस वन विच इज दिस स्काई ब्लू, और एक जो आपके पास दूसरी बॉल के साथ कनेक्ट हो रही होगी, दिस वन इज द बाई जेड, दैट इज दिस ग्रीन वन, और जो आपके फ्लोर पे कनेक्ट हो रही होगी, दिस वन इज द एक्स बाई, और जो आपके फेस में होगी, जो आपकी तरफ दिखाई पड़ रही होगी प्रिज्म की फेस, दिस वन इज द दिस 2x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू 4। तो ये बेसिकली इस तरीके से पूरा आपका प्रिज्म यहाँ पर बना हुआ है। इट मीन्स इसके अंदर आपके 4 सरफेसेस इंक्लूड हो रहे हैं। तो आपके सॉरी जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सरफेस, 4 सरफेसेस नहीं, 4 फेसेस इंक्लूड हो रहे हैं इस कंप्लीट सरफेस के लिए आपको। तो ये जो कंप्लीट सरफेस एस है, दिस एस इज बेसिकली यूनियन ऑफ द एस इज द यूनियन ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4। अब S1 को आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ये आपका एक्स वाई है, ये आपका वाई जेड है, ये आपका एक्स जेड है, और ये आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 है। हाँ बोलिए सर ये जो आपने पर्पल वाला प्लेन बनाया है, हाँ। सर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 नहीं बनाया ये टेट्राहेड्रॉन का प्लेन? नहीं, ये इस प्रॉब्लम में क्या दिया बच्चे, हमने प्रॉब्लम के हिसाब से लिखा है। ये हमने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लिखा है बच्चे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 हमने नहीं बोला है। नहीं समझ रहे? ओके सर। मैंने प्रिज्म, देखो प्रिज्म सिर्फ मुझे आपको एक विजुअलाइजेशन देना है कि किस तरह का आपका जो ये टेट्राहेड्रॉन होगा वो कुछ अपीयरेंस होगी। प्रिज्म में तो आई थिंक आपके जो फेसेस हैं वो आई थिंक एक्स जेड वाई जेड और ये सारे शायद जो फ्रंट जो जिसको आपने ये 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 लेगा, ये तो सेम आते हैं वहां। तो आप किधर से भी घुमा कर रख दीजिए प्रिज्म सेम आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह का हमारे पास नहीं है ये टेट्राहेड्रॉन, लेकिन हम सिर्फ उसको विजिबिलिटी उसकी किस तरह की होगी कुछ आइडिया ले सकते हैं कि उसमें फेसेस कौन कौन से आ रहे होंगे, किस तरह से उन फेसेस को हम इंडिकेट कर रहे होंगे, तो अपना कंप्लीट सरफेस हम यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली आपको जो इंटीग्रल निकालना है, बेसिकली ये जो इंटीग्रल आपको निकालना है एस एफ डॉट एन डी एस, ये अब आपके पास होगा S1
एफ डॉट एन डी एस। अब ये एन किस पर है, इस S1 के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट ऑडवर्ड नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, प्लस इंटीग्रल S2 एफ डॉट एन डी एस प्लस इंटीग्रल S3 एफ डॉट एन डी एस प्लस इंटीग्रल S4 एफ डॉट एन डी एस। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो फेसेस हैं, आपके सरफेस के अंदर कितने फेसेस आपको इंक्लूड कराए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इसने एक सॉलिड रीजन बना दिया है। और सॉलिड रीजन आपका तब कंस्ट्रक्ट होता है जब आप किसी भी सरफेस के थ्रू जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, उसको कवर करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? हो सकता है टेट्राहेड्रॉन की जगह वो आपको स्फीयर दे दे, आप स्फीयर भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस होल ऑफ द स्फीयर इज द बेसिकली सरफेस, तो वहां पर तो कोई ब्रेकिंग ही नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पर जब जिक्र आई गया है तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने अभी पीछे आपने नोटिस किया होगा कल जो एक क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि आपके पास ये हेमिस्फीयर था और मैंने इसको ये सरफेस को इस सरफेस के साथ कंपेयर करा दिया और इसके साथ इसको सॉल्व कर लिया। इसलिए कर पा रहा था क्योंकि इसका प्रोजेक्शन आप इस पे देख रहे थे, और बेसिकली नॉट ओनली द प्रोजेक्शन, आपको प्रोजेक्शन का यहाँ रोल नहीं था, इसकी जो बाउंड्री आपकी थी, जो बाउंड्री ऑफ द सरफेस आपकी थी, और आपके पास बाउंड्री ऑफ दिस प्लेन, जो प्लेन से आपका सरफेस बन रहा है, आर द सेम, जिसकी वजह से हम कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अगर यही हेमिस्फीयर की जगह आपको अब वो दे दें फुल स्फीयर, अब आपको दे दें फुल स्फीयर, अब आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप इस तरह से ब्रेक कर पाए, क्योंकि आपके पास बाउंड्री कहीं पर बन ही नहीं रही, आपका होल ऑफ द सरफेस ही आपका यहाँ पर कंसिडरेशन है। तो वहां पर आपको हर एक पॉइंट के लिए देखना ही पड़ेगा कि भाई आपका जो एन है वो हर पॉइंट पर किस तरह से आपका फॉर्म हो रहा है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास एक्चुअली अब इसी तरीके की कुछ सिचुएशन है। यहाँ पर आप ये खास तौर से ध्यान रखना होगा कि हम जो सरफेस ले रहे हैं कंसिडरेशन का, वो कितना सेगमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर उसकी कोई बाउंड्री आपकी आ रही है कहीं से कट करके, आपने कोई बाउंड्री कंस्ट्रक्ट की है, देन आप जो कंस्ट्रक्टेड आपके पास एक न्यू सरफेस बन रहा था, जैसे हेमिस्फीयर के केस में आपके पास एक ये YZ, सॉरी नॉट YZ, XY प्लेन आपके पास आ रहा था, Z इक्वल टू 0 सरफेस, हम इसको भी कंसीडर कर पा रहे थे। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में ये सब नहीं होगा। हाँ, इस टेट्राहेड्रॉन को अगर वो किसी पर्टिकुलर प्लेन से कट करा दे, ठीक है, से Z इक्वल टू समथिंग A, तब आप इसको ले सकते हो। Z इक्वल टू A ले ले, फिर आप इसको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो आपका टेट्राहेड्रॉन था या जो आपका सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड को कवर करने वाला जो सरफेस है, उसकी अब आपके पास बाउंड्री एग्जिस्ट हो गई है जो Z इक्वल टू A पर मिल रही है, जो Z इक्वल टू A हाइट पर आपकी बाउंड्री मिल रही है। मीन्स अभी यही सेम टेट्राहेड्रॉन, ये आपके पास Z इक्वल टू A प्लेन से आपको बाउंड्री इसकी फॉर्म हो गई, और इस पूरे टेट्राहेड्रॉन को ये और ये सब ना लेकर आप सारे पॉइंट्स आपके, क्योंकि इसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों सरफेसेस की बाउंड्री आपकी सेम है, तो आप डायरेक्ट केवल ये नॉर्मल वेक्टर कॉल करके भी इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसको भी इंक्लूड कर दिया गया, पहले से ही इंक्लूडेड है, आप इस तरह से कोई कट लगा कर बाउंड्री जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको वो ना लेकर अब इसका इंक्लूजन करना होगा विद दीज टू ऑल्सो। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब भाई देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपने S1 किसको बोला है? S1 हम मान लीजिए इसको बोल देते हैं कि दिस इज द S1। S2 आपने YZ बोल दिया, सपोज दिस इज द S2, S3, S4। तो मैं S1 पर देखिए, S1, अब दिमाग में आपकी चीजें होनी चाहिए। XY प्लेन है, हम केवल S1 के लिए ले रहे हैं, दिस इज द XY प्लेन। सो व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर? नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? XY प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल K। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा?
क्योंकि सरफेस में आउटवर्ड आपके पास आता है, तो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा, माइनस के, और ये ऑलरेडी यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम यहाँ पर यूनिट नॉर्मल भी लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? क्यों भाई? ये सर माइनस क्यों लिया? अभी तो मैं बच्चे यहाँ बना के दिखा रहा था। देखिए अब हमारे पास क्यों, क्योंकि हम सरफेस को क्लोज कर चुके, हम आउटवर्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, हमें आउटवर्ड डायरेक्शन चाहिए, हमारा सरफेस ये भी इनक्लोज कर रहा है, तो अगर हम इसको अंदर की तरफ प्रिज्म, अब देखिए प्रिज्म आप कंसीडर करिए, प्रिज्म में अब उसके सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या, जो भी सरफेस आपके पास लिया गया है उसके बाहर की तरफ ही तो आप इंडिकेट करेंगे वेक्टर को। भाई प्रिज्म के अंदर तो आप वेक्टर दिखा नहीं सकते अगर आउटवर्ड वर्ड आप यूज करते जा रहे हैं तो। यस सर। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस तरह से जा रहा है, वाई जेड के परपेंडिकुलर जा रहा है, वाई जेड के परपेंडिकुलर, और वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या आएगा, आई कैप माइनस। माइनस में होगा प्लस में होगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आउटवर्ड है, नेगेटिव जेड की तरफ जा रहा है, नेगेटिव ऑफ जेड। यस ठीक है, सर। उसको आपको माइनस प्लस आपको देखना होगा, ये मैं वहां पर मार्क नहीं किया, मैं सिर्फ इंडिकेट आपको करना चाह रहा हूं कि यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर्स आप कैसे देखेंगे, और इस प्लेन का नॉर्मल कैसे मिलेगा भाई, क्योंकि इस प्लेन का भी तो नॉर्मल, अब मैं इसका तो दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं ऐसे ही, ठीक है। ये भाई ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये क्या होगा, इस वेक्टर के ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, ठीक है। जैसे आपने जो प्रिज्म लिया तो आपकी डायरेक्शन में आप जिस तरफ बैठे हुए हैं, आप क्योंकि फेस प्रिज्म की तरफ अगर आपने किया तो आपकी तरफ इसका जो डायरेक्शन होगा वो पॉइंट आउट हो रहा होगा, आउटवर्ड इसका आप इस सरफेस से निकाल लेंगे, मिल जाएगा ना, आउटवर्ड वेक्टर तो इस सरफेस से मिल जाएगा। इसका तो सर बस हम एक ही निकाल पाएंगे, वो आउटवर्ड होगा इनवर्ड होगा ये थोड़ी ना हमें पता चलेगा। ये आपकी तरफ डायरेक्शन पॉइंट आउट हो रही होगी तो आउटवर्ड ही मिलेगा इसमें, इनवर्ड तो आपको लेना ही नहीं है कोई, इनवर्ड में तो नेगेटिव चाहिए और आउटवर्ड आपको पॉजिटिव में मिलेगा। कैसे आएगा, मैं S4 पे दिखा देता हूं, चलिए S4 ये क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, ठीक है। सो मैं यहाँ से सरफेस को G लिख दूं, ठीक है, G इज द 4 माइनस 2x माइनस वाई माइनस जेड, और यू कैन राइट 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4, आप दोनों में से कोई भी लीजिए, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर इससे, ठीक। लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन का आपका वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो z इक्वल टू एफ एक्स वाई आपका सरफेस था। सो आप जो भी मर्जी आए आप उसको ले लीजिए, बाकी वेक्टर्स का इंडिकेशन आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा जब आप ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों इसीलिए लिख दिए, बाकी नॉर्मल वेक्टर आपको यूनिट निकालना है तो आप ग्रेडियंट ऑफ जी लिखेंगे ऑन नॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जी, ये निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों मैंने लिखा है, कौन सा आउटवर्ड बनेगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेट भी करने की कोशिश करूंगा अभी आपको, दोनों से ही। मैं सपोज कर लेता हूँ पहले इससे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इससे मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये कितना आ जाएगा, इसका ग्रेडियंट निकालिए, तो आई थिंक -2i माइनस जे माइनस के अपॉन √4 प्लस 1 प्लस 1, so minus is taken out, 2i plus j plus k अपॉन √6। अब ये जो वेक्टर है, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा आपका आउटवर्ड होगा, इनमें से एक
चाहे आप ये वाला इनवर्ट डिफाइन करें चाहे ये डिफाइन करें, एक आपको इनवर्ट डिफाइन करेगा, एक आउटवर्ट डिफाइन करेगा। तो हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शंस को भी थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप 3 डायमेंशंस में अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप एक काम करिए, इसको 2 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर लीजिए। थोड़ा सा हिंट हमें मिल जाएगा, हम 2 में देखेंगे तो हमें उससे भी काम चला सकते हैं। अब जैसे मैं 2 में इसको कन्वर्ट करके और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 4 एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये वाला सेगमेंट था ना, क्यों भाई, यही रीजन है। इस पर मुझे ये जो कंपोनेंट, ये फेस है मेरी, ये जो फेस है, इस फेस पर मुझे वेक्टर देखना है। अब इस फेस पर आउटवर्ड डायरेक्शन किधर को आएगी, इन दिस वन, और इनवर्ड किधर आएगी, इन दिस वन। क्यों भाई, सही लिख रहा हूं ना? यस सर। अब ये वेक्टर अगर मैं इसमें 2 को, इसके सिर्फ 2 कंपोनेंट ही टेक करिए, तो इसमें आप जो 2i प्लस जे विद नेगेटिव साइन, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, दैट इज दिस वन इज द इनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको आउटवर्ड में क्या चाहिए होगा, प्लस साइन, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसको अभी लिख दे रहा हूं, मैं इसके बाद पूरा यहाँ पर मार्क करके लिख के दूंगा अभी आपको। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी बोला ना, पीछे भी मैंने बोला कि आप कैसे भी इसको सपोज कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां नहीं पता होता है कि आपको 4 माइनस 2x माइनस बाई माइनस जेड चाहिए या 2x प्लस बाई प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 चाहिए। हाँ, हम इतना क्लेम जरूर कर सकते हैं कि जो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है उसके बेस से हम कह सकते हैं कि जी में हम हमेशा जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ टूवार्ड्स होगा। पॉजिटिव मींस फर्स्ट ऑक्टेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ टूवार्ड होगा। मैंने ये नहीं बोला है कि ये आउटवर्ड जाएगा या इनवर्ड जाएगा, वो आपको अपना प्रॉब्लम में चेक करना पड़ेगा। तो 99% तक आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो पॉसिबिलिटी है वो एग्जैक्टली रिजॉल्व हो रही होगी। बाकी आप एक बार ड्रॉ करके उसको चेक कर लीजिए कि भाई ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल एंड टू S4 which is 2i plus j plus k upon √6। माइनस मैंने क्यों छोड़ दिया भाई, क्योंकि ये माइनस आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन हो रही है। यस सर। ठीक है, तो मैंने बोला आपको, मैं यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चंस को जो भी कुछ लिख दिया उसी से प्रोसीड करना शुरू, अगले जहां पर भी दिक्कत आएगी हम चीजों को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको मैनिपुलेट करेंगे। तो यही मेरा आपको पर्सनली भी सजेशन रहेगा। मैंने अभी भी यहाँ पर बोला कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा ये वेक्टर, लेकिन मैंने ये अभी भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये आपका आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ये डिपेंड करेगा आपके सरफेस पर। तो आप बेहतर होगा कि अपने सरफेस के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ कर लें। अब अगर मान लीजिए इसमें माइनस लगा दिया होता, कहीं बाई पर माइनस हो जाता, अब बाई पर माइनस होने का मतलब हो गया कि आप फर्स्ट ऑक्टेंट में तो नहीं बचे भाई, बाई फर्स्ट में तो नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं ना, अब बाई फर्स्ट में तो नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो अपना प्लेन देख लीजिए और प्लेन के हिसाब से आप 3 में प्रॉब्लम फेस होती है, आप 2 में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर लीजिए। यहाँ पर z पॉजिटिव था तो मैंने z का कंपोनेंट भी प्लस में ले रखा है, अगर माइनस होता तो ये माइनस में आ गया होता, उसके अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर मिल गया आपको। अब तो इसके बाद का काम कर लेंगे ना सारा, मैंने S1 को बता दिया, S4 पे बता दिया, S2 S3 तो सिंपल आप यूनिट वेक्टर्स लिख ही सकते हैं। क्यों भाई? यस सर। अब मैं इसको नहीं अगले बार सॉल्व कर रहा यस हूँ, सर। अब आपको करना है ये, इसके साथ ही एक एग्जाम्पल और मैंने अभी छोड़ा हुआ है।
एग्जाम्पल नंबर 2, हेमीस्फेयर, अगेन हेमीस्फेयर है, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड यूज किया गया है टुगेदर विद द डिस्क एंड एक्स वाई प्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि इस बार अब इस डिस्क को भी इसने इंक्लूड कराया है हेमीस्फेयर के साथ। तो अब आप इस हेमीस्फेयर के साथ में इस सरफेस को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पर साथ में z इक्वल टू 0 होगा, एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन इसने मेंशन किया z इक्वल टू 0। तो एक सरफेस आपका हेमीस्फेयर S1, दूसरा सरफेस S2, तो S आपका क्या हो गया, S1 यूनियन S2। डाइवर्जेंस यहाँ पर इसने लिख दिया, बहुत इजीली इसको मिल गया, ठीक है। फिर इसने एफ डॉट एन डी एस निकाला, इसको अगेन ब्रेक किया है। मैंने सॉरी एक गलती की थी, हर जगह डी एस लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली ये डी एस 1 होगा, ये एन 1 होगा, डी एस 2 होगा, तो एन 2, एन 3, डी एस 3, एन 4, डी एस 4। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि एन क्या है, बाकी हम अगले प्रोसेस ठीक कर रहे थे कि हम एन यहाँ पर लिख रहे थे, तो एन 1, एन 2, एन 3, एन 4 भी हमने इनको इंडिकेट कर दिया है। सो ये एग्जाम्पल एक साथ में और आपको देखना है, ओके। उसमें 2 ही एग्जाम्पल ये करने हैं, 1 एंड 2, देन क्वेश्चंस हैं। यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम इन प्रॉब्लम 5 to 19। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन हमें करने हैं 5 to 19 के बीच में, 4 से 5 क्वेश्चन है, 6, 7, 12 एंड 14 आई थिंक, 6, 7, 9, 12, 14 एंड 16, ये टोटल क्वेश्चंस हैं जो हमें यहाँ पर प्रोसीड करने हैं, 9 भी करना है। सो ये 19 तक के सारे सेम क्वेश्चंस हैं। इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस फॉर द गिवन चॉइस ऑफ एफ and closed boundary surface S, assume n is the outward unit normal vector field। ठीक, फील्ड यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल वेक्टर ही सिंपली लिखा गया है। एफ आपको दिया है, हाँ बोलिए सर एक बारी वो गाइडलाइंस वाले क्वेश्चंस आप फिर से बोलना। क्वेश्चन 4, 6, 7, 9, 12, 14 एंड 16। वैसे तो बच्चे क्वेश्चन तो सारे सेम ही है, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर लो। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर हमने 5 छोड़ दिया है तो 5 कोई अलग क्वेश्चन है, 5 भी सेम ऐसा ही है, आप 5 भी कर सकते हो। यस सर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में सिर्फ इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा, हाँ पॉसिबिलिटी ये है कि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन प्रोसीजर सबका एक ही रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, f इक्वल टू एक्स वाई जेड जे, ओनली वन कॉम्पोनेंट आपको दिया है फील्ड में, j कॉम्पोनेंट, s इज द सिलेंडर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 फॉर z इज 0 to 5। तो यहाँ पर आपको, अब देखिए मैं यहाँ पर पूरा सरफेस इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर अभी आपको प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में क्योंकि जेड आपके पास इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसकी तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्यों भाई? सर आप कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे क्वेश्चन नंबर 6, चलो मैं बना रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ बनाने की, आप मुझे बताते जाइए कि हाँ इसको अगले प्रोसीड करना है या स्किप करना है, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी हमारे पास अभी तो क्लासेस और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपको सर ये जो एप्लीकेशंस ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम है ये हमें करना है कहाँ पर? सर पेज नंबर 745 पर, एग्जाम्पल 3 के बाद। नहीं, एग्जाम्पल 2 के बाद कुछ नहीं करना है बच्चे, हम ये एप्लीकेशन ही कर रहे हैं एग्जाम्पल 2 तक, ये तो 2 है ना, हाँ बस, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसको चाहे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज जैसे इसमें
जो भी वर्ड यूज किया गया है, एक एक वर्ड को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप चाहें इसको करना तो कर सकते हो। इसमें जैसे ओवर एन ओपन सरफेस लिखा है, तो ध्यान रहे कि इस क्यूब पर कहीं ना कहीं एक फेस ऐसा होगा जो प्रेजेंट नहीं है। एंड एस इज द सरफेस ऑफ द अपर फाइव फेसेस ऑफ द यूनिट क्यूब। मींस बॉटम जो आपको दिया गया है इस क्यूब का, उस बॉटम पर आपको सरफेस नहीं दिया है। अगर आप इसमें सरफेस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप सरफेस के थ्रू सॉल्व करेंगे तो अब आपको सरफेस के थ्रू सॉल्व करने पर बॉटम एक्सक्लूड कराना है। हाँ, क्यूब की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्यूब में कितने फेसेस आएंगे? 6 फेसेस, 6 आएंगे ना। तो इसमें से आपको जो बॉटम है, बॉटम इज नॉट गिवन, तो बॉटम को आपको यहां से एक्सक्लूड कराना है। बाकी जो रिमेनिंग सरफेसेस हैं उन सब पर आप इसको सॉल्व करेंगे अगर आप सरफेस के थ्रू करते हैं। अगर आप डाइवर्जेंस यूज करते हैं तो डाइवर्जेंस में आपको सॉलिड रीजन डी चाहिए होता है। सॉलिड रीजन डी आपको बेसिकली चाहिए, और डी बेसिकली आपका क्लोज्ड सरफेस से मिलेगा। तो वहां पर आपको जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम कंसीडर करना है। तो आप इसके जो सरफेस बॉटम पर इसने अगर नहीं दिया है उसको आप इंक्लूड करा के आप इसके अंदर वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये आ जाएगा कि जबकि आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो एस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और आपको ये कोई नया नाम दे दिया आपने से समथिंग एस स्टार, जैसे इसने सॉल्व भी किया है, तो इसमें इसने इंक्लूड किया है बॉटम। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास बॉटम तो था नहीं, आपके पास बॉटम नहीं था, और ये डाइवर्जेंस क्या करेगा, आपको बॉटम इंक्लूड करा के देगा। तो डाइवर्जेंस से आप इसको पूरे को सॉल्व कर लिया, और जो बॉटम वाला था ये जैसे इसने एस एम मिसिंग किया है, ठीक है, और बॉटम पर किससे आएगा, जेड इक्वल टू 0 से मिलेगा। हाँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी। ये जेड इक्वल टू 0 बेसिकली आपको ये कोऑर्डिनेट्स आपको डिफाइन करेंगे कि कितना कितना वैल्यू है। तो यहाँ पर आप एफ डॉट एन एस एम, और इस पे एन कितना मिलेगा बॉटम पर, आउटवर्ड डायरेक्शन माइनस के, एफ कितना है उससे आप इसको सॉल्व करा देंगे। तो इसने ये देखिए यहाँ सॉल्व किया है। अब ये जो भी वैल्यू है इसमें 0 आ रहा है, ये अलग केस है, इसके अंदर ये 0 मिल रहा है, दिस इज अ डिफरेंट केस, ठीक है। उसको फिर आप क्या करेंगे, इस टोटल जो वॉल्यूम वाला है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू ऑब्टेन लेफ्ट 5 जो आपके फेसेस हैं उनका सरफेस इंटीग्रल आप निकाल देंगे। ये हमारे पास कहीं पर भी अगर इस तरह से दिया है, क्योंकि भाई हमको जो डाइवर्जेंस यूज करना है वो क्लोज्ड बाउंडेड सरफेस के लिए करना है, और यहाँ पर अगर एक ओपन है तो उसको हमें पहले क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करके उसको रिड्यूस कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्यों भाई? यस सर। बाकी ये एक्चुअली आपके जो फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह है उसके अंदर एप्लीकेशंस है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड फर्दर जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसमें डाइवर्जेंस थ्योरम का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इनको हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है। आप जब मास्टर्स में जाएंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हैं तो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस मुझे पता है इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्कस कर रहा हूँ। आईआईटी में जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको किसी अदर नेम से वो पेपर मिले, या सेम नेम से हो सकता है, या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको आई थिंक ये फर्स्ट ईयर में ही आपको पेपर मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से। तो उसके अंदर आपको ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और जो एप्लीकेशंस आपको यहाँ भी दिए जा रहे हैं ये वहाँ पर आपको डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पूरा डिटेल्स में, अगर आप पैसे एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो फिर अब प्रॉब्लम यही आएगी कि भाई ये आपके पास फ्लूइड कहाँ से किस पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये क्या वैल्यू, इसमें नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है कि पर यूनिट फ्लूइड जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना आपका फ्लो हो रहा है, या उसका रेट ऑफ फ्लो क्या हो रहा है,
वो सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर इंट्रोड्यूस हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर स्टिल आप लोग कभी फर्दर आफ्टर एग्जाम अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके थ्रू नहीं, आपको वैसे सेपरेटली बता सकता हूँ ये चीज़ें। चलिए हम क्वेश्चन 6 डिस्कस करने जा रहे थे बेसिकली, तो 6 पे फोकस्ड रहें। 6 में आपके पास फंक्शन दिया हुआ है आपको f, सबसे पहले हम f नोट करते हैं, x y z j, और आपके पास s दिया है आपको सिलेंडर, s इज द सिलेंडर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 and z is also given 0 to 5। इस सिलेंडर को अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो समथिंग ये वैल्यू आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, सॉरी ठीक है, यहाँ पर आपको ये z इक्वल टू 0 दिया है और यहाँ तक आपको ये z इक्वल टू 5 दिया है। एक्सेस ऑफ द सिलेंडर अलॉन्ग द z एक्सेस होगी। तो आई थिंक अब मैक्सिमम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो सिलेंडर का जो इनसाइड वॉल्यूम है आप उस पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। इनसाइड वॉल्यूम आपके पास जो दिया है सिलेंडर का, उसके लिए आपको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ f। व्हाट इज द डाइवर्जेंस ऑफ f? डेल ओवर डेल ऑफ y एक्स वाई जेड विच इज द एक्स जेड। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये समझ आ रहा है क्यों लिखा डायरेक्ट? क्योंकि केवल j है। सो मैंने j का जो कंपोनेंट आता है डेल ऑपरेटर का, वो सिर्फ इस पे अप्लाई किया है और रेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सारे के सारे जीरो हो गए। वी हैव बाई डाइवर्जेंस थ्योरम। आई थिंक इस प्रॉब्लम में हम पूरा इंटीग्रेशन भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन फिगर है, नॉन सॉलिड बन रहा है, जिसके बारे में हमें वॉल्यूम पता होता है तो हम इजीली लिख पाएंगे। नहीं सॉरी, मैं भूल ही गया, मेरे पास इंटीग्रेंड भी है, सॉरी। अगर ये कांस्टेंट होता, अगर मेरे पास ये डाइवर्जेंस कांस्टेंट होता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस over d, this is the d, divergence f dv। so what is the divergence? xz, ठीक है। so अब आप भाई बताइए, लिमिट्स बताइए। ठीक है, आप इसको पहले लिख सकते हो z, क्योंकि कांस्टेंट है, और y कितना आएगा? जीरो टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जीरो से नहीं आएगा बच्चे, आप या तो चेंज करिए फिर उसको। क्यों पता? इसको देखिए, इसका प्रोजेक्शन, जब प्रोजेक्शन देखेंगे, प्रोजेक्शन क्या आएगा? सर्कल बनेगा। फुल सर्किल है ना। मैं एक्चुअली वो गलती अब नहीं करना चाह रहा, मैं इस फंक्शन को बिना देखे 4 टाइम्स और 2 टाइम्स नहीं करना चाहता। अब आप अपने इस पे अप्लाई कर लेना कि भाई यहाँ की आपका 2 टाइम्स 4 टाइम्स होगा या नहीं होगा, तो वो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं, क्योंकि पिछले एक क्वेश्चन में अगर वहाँ आंसर आपसे नहीं बोला होता चेक करने को, हम गलत क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा इसके लिए केयरफुल हूँ कि मैं डायरेक्ट 4 टाइम्स और 2 टाइम्स नहीं कर रहा हूँ। और अब उस मिस्टेक के बाद पर्सनली मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार ये लिख लें, इसके बाद अपना फंक्शन देख लें और फिर उस पर जो भी आपको लगता है आप उसको डिफाइन कर सकते हो। बाकी आप इस पे ब्रेक कैसे करना है वो आप देख सकते हो, आपको हमें प्रॉब्लम नहीं है।
दिस इज द प्रोजेक्शन। देखिए सिंपल वॉल्यूम पूछा जाता हम 2 टाइम्स कर देते, 4 टाइम्स कर देते, लेकिन फंक्शन इन्वॉल्व है तब दिक्कत हो जाती है। और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, जैसे मेरी बड़ी गंदी आदत हो गई है कि बिना फंक्शन देखे चीज़ों को चेंज कर देना।